सबसे पहले हम WPI और CPI कंबाइंड को बेसिक तौर पे कंपेयर करेंगे। इन दोनों के बारे में डिटेल में हमने बातचीत की इससे पिछले वाले सेशन में, लेकिन ये जो कंपैरिजन है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। WPI के लिए बेस ईयर क्या है 2011-12, CPI कंबाइंड के लिए बेस ईयर क्या है 2012। WPI में 697 कमोडिटीज़ को कंसिडर किया जाता है, CPI कंबाइंड में 200 वेटेड आइटम्स को कंसिडर किया जाता है। WPI में सिर्फ गुड्स को कंसिडर किया जाता है, सर्विसेज को कंसिडर किया ही नहीं जाता है। और ये WPI का बहुत बड़ा डीमेरिट है कि इसमें सर्विसेज को कंसिडर किया ही नहीं जाता है। CPI कंबाइंड में गुड्स और सर्विसेज दोनों को कंसिडर किया जाता है। बात अगर की जाए फूड आइटम्स के वेटेज की, तो WPI में फूड आइटम्स को लगभग 22% का वेटेज है। CPI कंबाइंड में फूड आइटम्स को लगभग 46% का वेटेज है। मतलब CPI कंबाइंड में फूड आइटम्स को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। WPI में जो प्राइजेस का डेटा कलेक्ट किया जाता है वो किया जाता है प्रोडक्शन स्टेज की प्राइजेस का डेटा। हमने पढ़ा था ना कि एक्स फैक्ट्री प्राइजेस को कंसिडर किया जाता है WPI में, और CPI कंबाइंड में फाइनल स्टेज की प्राइजेस को कंसिडर किया जाता है। बेसिकली वो प्राइजेस जो कंज्यूमर पे करता है उनको कंसिडर किया जाता है। इसका एक मतलब ये भी है कि WPI में इनडायरेक्ट टैक्सेस को अकाउंट में नहीं लिया जाता है, और CPI कंबाइंड में इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी अकाउंट में लिया जाता है। WPI के लिए जो डेटा कलेक्शन होता है वो ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होता है। भाई हमें पता है ना कि प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, वहाँ जाना है और वहाँ से डेटा लेकर आना है। लेकिन CPI कंबाइंड में रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ दोनों जगह से डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। 1181 विलेजेस से डेटा को कलेक्ट किया जाता है और 310 टाउन से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। और क्योंकि WPI में डेटा कलेक्शन सेंट्रलाइज्ड है इसलिए टाइम कम लगता है, द टाइम लैग इज लोअर। और CPI कंबाइंड में क्योंकि डेटा रूरल और अर्बन दोनों एरिया से कलेक्ट किया जाता है इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, द टाइम लैग इज ग्रेटर। WPI में रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन जनरल कम होता है, CPI कंबाइंड में रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन जनरल ज़्यादा होता है। और ज़्यादा क्यों होता है उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज CPI कंबाइंड में हम सर्विसेज को भी कंसिडर कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी अकाउंट में ले रहे हैं, और हम अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बेसिक सा कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन को अपने दिमाग में रखना। अच्छा, ये जो WPI होता है, ये WPI प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया नहीं आया, कितना आया। और ये जो CPI कंबाइंड है ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है, कितना नहीं है। आज की डेट में हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है बाय यूजिंग CPI कंबाइंड। 2014 तक WPI को यूज़ किया जाता था, लेकिन आज की डेट में CPI कंबाइंड के डेटा को यूज़ किया जाता है। मतलब CPI कंबाइंड इज अ बेटर मेजर देन दी WPI। और सवाल पूछा जा सकता है कि WPI के कंपैरिजन में CPI कंबाइंड क्यों बेटर मेजर है। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज CPI कंबाइंड में हम सर्विसेज को भी अकाउंट में ले रहे हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी अकाउंट में ले रहे हैं, और हम दोनों अर्बन और रूरल एरियाज़ को अकाउंट में ले रहे हैं। इनफैक्ट CPI कंबाइंड में कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितना है इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में कंज्यूमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CPI कंबाइंड जो है वो एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव या फिर ये कहें कि ज़्यादा कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन की, बिकॉज सारी चीज़ों को इसमें अकाउंट में लिया जा रहा है। WPI में ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं, इसलिए WPI को छोड़ दिया गया है और आज की डेट में CPI कंबाइंड को यूज़ किया जाता है। बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन को अपने दिमाग में रखना। अच्छा, इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं? एक है WPI, दूसरा है CPI, और इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड कौन सा है? GDP डिफ्लेटर। और GDP डिफ्लेटर क्या होता है इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। GDP डिफ्लेटर इज द रेशियो बिटवीन GDP एट करंट प्राइजेस एंड GDP एट कांस्टेंट प्राइजेस। करंट प्राइजेस पर जो GDP है और कांस्टेंट प्राइजेस या फिर ये कहें कि बेस ईयर की जो प्राइजेस थी उस पर जो GDP है उनके रेशियो को कहा जाता है GDP डिफ्लेटर। बहुत सिंपल तौर पे अगर फॉर्मूला लिखें तो GDP एट करंट प्राइजेस को डिवाइड कर दो GDP एट कांस्टेंट प्राइजेस से, तो अपने को मिल जाता है GDP डिफ्लेटर।
अगर आपका जीडीपी डिफ्लेटर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जनरल प्राइस लेवल्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आपका जीडीपी डिफ्लेटर 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज इन दी जनरल प्राइस लेवल्स। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बेस ईयर में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस निकल के आया था 100 और अभी करंट ईयर में जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी कितना निकल के आया, 100 निकल के आया, विच मीन्स कि आपका जीडीपी डिफ्लेटर कितना आ जाएगा, 1। और वही कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपका जीडीपी डिफ्लेटर 1 है तो आपकी जो प्राइसेस हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। और अगर आपका जीडीपी डिफ्लेटर मोर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस लेवल्स में इंक्रीज हुआ है, आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि बेस ईयर में प्राइसेस हुआ करती थी 100 और अब प्राइसेस हो गई हैं 200। आपके जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मोर देन 1 आ जाएगी। और ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो प्राइस लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। सिंपल तौर पे अगर जीडीपी डिफ्लेटर 1 आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि प्राइस लेवल्स में कोई भी चेंज नहीं आया है। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर मोर देन 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिला है। अच्छा, इन तीनों मेथड्स WPI, CPI और जीडीपी डिफ्लेटर, इन तीनों में सबसे बेटर तरीका है जीडीपी डिफ्लेटर। इन्फ्लेशन को मेजर करने का सबसे बढ़िया मेथड है जीडीपी डिफ्लेटर। सबसे बढ़िया मेथड क्यों है? बिकॉज जब हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में तो हम इकोनॉमी के सभी गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर करते हैं। पूरे देश में जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, उन सब को कंसिडर किया जाएगा इस जीडीपी डिफ्लेटर में। मतलब इकोनॉमी की पूरी कंप्लीट पिक्चर मिलेगी हमें, इन्फ्लेशन की एकदम एक्यूरेट कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। WPI में तो सर्विसेज को कंसिडर किया ही नहीं जाता है। CPI कंबाइंड में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कंसिडर किया जाता है, लेकिन सिर्फ 200 वेटेड आइटम्स हैं, कुछ गुड्स हैं कुछ सर्विसेज हैं। लेकिन जब हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो इकोनॉमी में जितने भी गुड्स हैं और जितने भी सर्विसेज हैं उन सबको कंसिडर किया जाता है। और क्योंकि सबको कंसिडर किया जाता है तो पूरी कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है हमें जीडीपी डिफ्लेटर। लेकिन उसके बावजूद हम जीडीपी डिफ्लेटर को यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये भी पूछा जा सकता है। बिकॉज जीडीपी डिफ्लेटर का जो डेटा है उसको कलेक्ट करना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है। जीडीपी का डेटा, पूरे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका डेटा कलेक्ट करना अपने आप में डिफिकल्ट है। होती है डिफिकल्टी, इसीलिए इतने सारे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं जीडीपी वगैरह के। तो जीडीपी का डेटा कलेक्शन, और वो भी मंथली बेसिस पे, वो तो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि डेटा कलेक्शन चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर को यूज़ नहीं किया जाता है, CPI कंबाइंड को यूज़ किया जाता है। बट अगर बेटर मेजर की बात करें तो जीडीपी डिफ्लेटर बेटर मेजर है। बिकॉज अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर को यूज़ कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी में जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, उन सब के डेटा को यूज़ कर रहे हैं। बहुत सिंपल 2-3 चीज़ें। एक तो ये पूछा जा सकता है कि WPI के कंपैरिजन में CPI कंबाइंड ज़्यादा बेटर मेजर क्यों है? बिकॉज CPI कंबाइंड में हम सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी अकाउंट में लेते हैं, और हम अर्बन और रूरल एरियाज दोनों से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। CPI कंबाइंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर को प्रेजेंट करता है। मतलब WPI के कंपैरिजन में CPI कंबाइंड जो है वो हमें थोड़ी कंप्लीट पिक्चर देता है इन्फ्लेशन की। जीडीपी डिफ्लेटर सबसे बढ़िया मेथड है। क्यों? बिकॉज अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर को यूज़ करते हैं तो हम इकोनॉमी के सभी गुड्स और सर्विसेज को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, मतलब पूरी कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। लेकिन यूज़ क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज डेटा कलेक्शन अपने आप में डिफ़िकल्ट होता है। और ये बहुत सिंपल सी बातचीत है, इसको दिमाग में रखना। फिर इसके बाद बात आती है कि ये जो हम कह रहे हैं बेस ईयर कि 2011-12 इज़ दी बेस ईयर फॉर WPI, या फिर 2012 इज़ दी बेस ईयर फॉर CPI रूरल अर्बन कंबाइंड, ये बेस ईयर को चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या है? और अगर एक लाइन में फाउंडेशन रखी जाए तो हम किसी ऐसे ईयर को बेस ईयर लेते हैं जो कि कंपैरेटिवली नॉर्मल ईयर होता है। किसी वॉलेटाइल ईयर को, ऐसा ईयर जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिली हो, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊंच नीच देखने को मिली हो, उस ईयर को हम बेस ईयर के तौर पे कंसिडर नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी ईयर जिसमें मॉनसून डेफिसिट रिलेटिवली कम रही हो, जो कि नॉर्मल ईयर रहा हो, उसको बेस ईयर के तौर पे कंसिडर किया जाता है। कोई भी ऐसा ईयर जहाँ पे मॉनसून की बहुत ज़्यादा कमी है, बारिश हुई नहीं, उसकी वजह से फसल का बहुत सारा नुकसान हो गया, फार्मर्स जो हैं वो घाटे में चले गए, ऐसे किसी भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ईयर को
हम बेस ईयर के तौर पे कंसिडर नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा ईयर जहाँ पे कोई मेजर कैलेमिटी आई हो, कोई ड्राउट आया हो, कोई फेमाइन आया हो, उसको भी बेस ईयर के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे कोविड-19 वाले ईयर्स। अब कोविड-19 वाले ईयर्स बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन थी, तो ऐसे किसी भी वॉलेटाइल ईयर को बेस ईयर के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता है। हमें रिलेटिवली नॉर्मल ईयर चाहिए। कोई भी ऐसा ईयर जिसमें इन्फ्लेशन के रेट्स हद से ज़्यादा हाई हो गए हों और उसके पीछे कोई भी रीज़न हो, उसको भी अपन बेस ईयर के तौर पे नहीं लेते हैं, बिकॉज आर्ग्यूमेंट सिंपल है, हमें चाहिए नॉर्मल ईयर। कोई भी ऐसा ईयर जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी देखने को मिली हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई हो, उस ईयर को भी बेस ईयर के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता है। और एक और चीज़ कि हमारा जो बेस ईयर है और हमारा जो करंट ईयर है उसमें कम से कम गैप होना चाहिए, और इसका रीज़न आपको समझ में आता है। फॉर एग्जांपल हम बोलें कि 1950 हमारा बेस ईयर है और आज 2024 में हम 1950 के प्राइजेस से कंपेयर करेंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आएगा, बिकॉज 1950 में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उतनी थी नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी थी नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज का भी उतना प्रोडक्शन नहीं था, लोगों के पास में उतनी इनकम भी नहीं थी। आज चीज़ें बहुत अलग हैं। तो अगर हमें एक्चुअल में कंपैरिजन करना है तो ये जो बेस ईयर है और ये जो करंट ईयर है इसमें कम से कम गैप होना चाहिए। जैसे हम कल ही बात कर रहे थे कि सीपीआई कंबाइंड के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि बेस ईयर को चेंज किया जाए और बेस ईयर किया जाए 2024। अभी तक चेंज नहीं किया गया है, लेकिन कोशिश कर रही है सरकार। ये अपडेट क्यों करते हैं हम बेस ईयर को? ताकि ये जो कंपैरिजन है वो थोड़ा ठीक आए, वो थोड़ा एक्यूरेट आए। अगर बहुत सिंपल तौर पे बोलें तो बेस ईयर को चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या है? हमें नॉर्मल ईयर चाहिए। हमें कोई भी ऐसा ईयर जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिली हों, उसको हम बेस ईयर के तौर पे कंसिडर नहीं करते हैं। फिर एक टर्म है बेस इफेक्ट। ये क्या होता है? देखो बहुत सिंपल, मान लेते हैं कि कोई बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ है और उसकी Q1 में प्राइस थी 100 रुपये। कितनी थी? 100 रुपये। इसी बास्केट की Q2 में प्राइस हो गई मान लेते हैं 110 रुपये। इसी बास्केट की Q3 में मान लेते हैं प्राइसेस हो गई 120 रुपये, और मान लेते हैं Q4 में इसी बास्केट की प्राइसेस हो गई 130 रुपये। अब अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो हर एक क्वार्टर में 10 रुपये से प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन अगर रेट निकालोगे तो यहाँ पे जो रेट है वो कितना है? 10% का है। यहाँ पे जो रेट निकल के आएगा वो आएगा 9.1% का। यहाँ पे जो रेट निकल के आएगा वो आएगा लगभग 8.6 या 8.5% का। ये जो आपको रेट में चेंज देखने को मिल रहा है, ये क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज यहाँ बेस है 100, हम डिवाइड कर रहे हैं 110 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। यहाँ पे बेस है 110, हम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 120 माइनस 110 अपॉन 110 इंटू 100 होगा। यहाँ पे बेस है 120, और क्योंकि जो अपना बेस है वो बदल रहा है, इसकी वजह से रेट में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, और इसे कहा जाता है बेस इफेक्ट। द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट रेफरेंस डेटा। अगर आपका रेफरेंस डेटा अलग है, अगर आप प्राइसेस ले रहे हो 2011-12 की और कंपेयर कर रहे हो आज से, तो आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है वो अलग आएगा। अगर आप प्राइसेस ले रहे हो मान लेते हैं 2018-19 की और कंपेयर कर रहे हो 2024 से, तो आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है वो अलग आएगा, बिकॉज आपकी जो रेफरेंस डेट है वो बदल गई है। उसको आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जब आपका बेस है 100 तो आपकी रेट अलग है, जब आपका बेस है 110 तो आपकी रेट अलग है, जब आपका बेस है 120 तो आपकी रेट अलग है। एक्चुअल में अगर देखोगे तो हर एक क्वार्टर में जो एब्सोल्यूट नंबर में इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है? 10 ही हो रहा है, लेकिन क्योंकि बेस अलग है तो रेट अलग देखने को मिल रही है। ये बहुत सिंपल सी बातचीत है, आपको समझ में आनी चाहिए। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में। प्रोड्यूसर प्राइसेस क्या होती हैं अपने को पता है, और प्रोड्यूसर के लेवल पे प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है उसको मेजर करता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स।
बट ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को अकाउंट में नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है अब तक आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों को कंसिडर किया जाता है। WPI में सिर्फ सर्विसेज को कंसिडर नहीं किया जाता है, उल्टा बोल रहा था मैं। WPI में सिर्फ गुड्स को कंसिडर किया जाता है, सर्विसेज को कंसिडर किया ही नहीं जाता है। लेकिन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कंसिडर किया जाता है। देखो इन जनरल क्या होता है कि अगर हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, फिर भेजेगा होलसेलर के पास में, फिर ये जो होलसेलर है ये भेजेगा रिटेलर के पास में, जहाँ से कंज्यूमर इनको अल्टीमेटली खरीदेंगे। लेकिन अगर सर्विसेज की बात हो रही है तो वहाँ पे होलसेलर की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप प्रोड्यूसर हो, फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, सीधे सीधे कंज्यूमर आपके पास में आएगा, तो यहाँ पे होलसेलर की ज़रूरत ही नहीं होती सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम बात करते हैं होलसेलर्स की तो सर्विसेज को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की तो हम गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ऐसे प्रोड्यूसर्स जो कि गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसे प्रोड्यूसर्स जो कि सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन दोनों को अकाउंट में लेते हैं। WPI का एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होता है। देखो WPI में होलसेल प्राइजेस की बात होती है। अब होलसेल प्राइजेस में तो आप मान लो जैसे वीट है, वीट से आपने आटा बनाया, आटे से आपने ब्रेड बनाई, ब्रेड से आपने कोई और कमोडिटी बनाई और उसको होलसेलर को बेचा। जब आप होलसेलर को बेच रहे हो तो ये वीट, आटा, ब्रेड, इन सब की प्राइजेस फाइनल में ऐड हो रही हैं, दो बार काउंट हो रही हैं। लेकिन क्योंकि प्रोड्यूसर प्राइस के लेवल पर अपन बात करते हैं तो ये जो डबल काउंटिंग है ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती है। GDP वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा है, वहाँ पे अपन ने बात की थी डबल काउंटिंग के बारे में। अगर आपको वो याद है तो आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि प्राइसेस में कितना चेंज आया। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंसिडर नहीं किया जाता है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को अकाउंट में लिया जाता है। हालांकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज नहीं किया जाता है, लेकिन हमारी सरकारें और बहुत सारी सरकारें कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से ये जो प्रोड्यूसर प्राइस और होलसेल प्राइसेस के बीच में जो गैप है इसको कम से कम किया जाए और हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे ही अपने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें। अगर हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन को देखना है तो हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे ही इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें, लेकिन इस गैप को पूरी तरीके से ख़त्म करना भी पॉसिबल नहीं है। 2014 में BN गोलदार कमेटी को बनाया गया था और ये जो BN गोलदार कमेटी, इसको काम दिया गया था कि देखो कि क्या हम WPI को रिप्लेस कर सकते हैं PPI से, क्या हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो कमेटी है इसने क्या रिकमेंडेशंस दी, इसने बोला कि हमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे WPI की जगह पे PPI को यूज़ करना चाहिए। हमें सप्लाई यूज टेबल्स के डेटा को यूज़ करना चाहिए। सप्लाई यूज टेबल्स क्या होती हैं? बेसिकली कितना गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज के नाम पे, उसको मेंटेन किया जाता है इस सप्लाई यूज टेबल्स में। तो BN गोलदार कमेटी ने कहा कि जब हम PPI को कैलकुलेट करें तो हमें सप्लाई यूज टेबल्स के डेटा को यूज़ करना चाहिए। बेस ईयर 2011-12 रखना चाहिए, हमें PPI में सर्विसेज के प्राइसेस को भी इंक्लूड करना चाहिए और हमें PPI में मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आइटम्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। ये मेजर रिकमेंडेशंस थी। हालांकि क्योंकि अपन PPI को यूज़ नहीं करते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। IMF भी ये कहता है कि हमें PPI को यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ WPI। जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं जैसे USA वगैरह वो यूज़ भी करती हैं PPI को। हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूसर प्राइसेस हैं और जो होलसेल प्राइसेस हैं उनमें गैप ज़्यादा है और गैप ज़्यादा है इसलिए अपन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम थोड़े रिफॉर्म्स करें और इस गैप को कम कर दें तो हो सकता है हम WPI की जगह पे PPI को यूज़ कर पाएँ। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन बड़ा सिंपल, जो इन्फ्लेशन कंज्यूमर एक्चुअली में एक्सपीरियंस करता है उसे कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। बेसिकली CPI कंबाइंड के थ्रू जो इन्फ्लेशन की फिगर्स आती हैं उसी को कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। और CPI कंबाइंड में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है और इसमें वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल आइटम्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है। वॉलेटाइल आइटम्स मतलब ऐसे आइटम्स जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, जैसे सब्जी है, फूड आइटम्स हैं, उनकी प्राइसेस इन जनरल फ्लक्चुएट करती रहती हैं डे टू डे बेसिस पे, तो ये वॉलेटाइल आइटम्स हैं। तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल आइटम्स दोनों को कंसिडर करके CPI कंबाइंड को निकाला जाता है। CPI कंबाइंड के हिसाब से जो इन्फ्लेशन आता है वो एक्चुअल में कंज्यूमर एक्सपीरियंस करता है और उसी को कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। जब हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हम वॉलेटाइल कैटेगरी के आइटम्स के इन्फ्लेशन को माइनस कर दें, निकाल दें,
तो जो इन्फ्लेशन हमें मिलता है उसे बुलाया जाता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन जिसे कंज्यूमर एक्चुअली में एक्सपीरियंस करता है। इसमें वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल आइटम्स दोनों को कंसिडर किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन जब हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हम वॉलेटाइल कैटेगरी वाले इन्फ्लेशन को निकाल दें, बेसिकली फूड आइटम्स और एनर्जी प्रोडक्ट्स के इन्फ्लेशन को माइनस कर दें, तो जो इन्फ्लेशन आता है उसे बुलाया जाता है कोर इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन की बेसिक बातचीत। फिर इसके बाद फिलिप्स कर्व क्या होता है? बेसिकली ये जो फिलिप्स कर्व है ये इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। और बेसिकली इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। फिलिप्स क्या कहते हैं? एक न्यूजीलैंड के इकोनॉमिस्ट हैं A.W. फिलिप्स, जिन्होंने 1958 में बात की फिलिप्स कर्व के बारे में। और ये क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जब इन्फ्लेशन की रेट ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम होगी। मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है वैसे वैसे इन्फ्लेशन में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। और इकोनॉमी ग्रो रही है इसका मतलब क्या है कि जॉब्स का क्रिएशन हो रहा है। और वही कह रहे हैं फिलिप्स कि जब इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम होती है, लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ज़्यादा होगी उसका सीधा सा मतलब क्या है कि आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की रेट कम है। हालांकि ये जो फिलिप्स कह रहे हैं अपने फिलिप्स कर्व में, ये हर एक सिचुएशन के लिए ट्रू नहीं है और लॉन्गर रन में भी ये ट्रू स्टैंड नहीं करता है। लेकिन हाँ, शॉर्टर रन में अगर देखें तो ये बात सही है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम होगी, और अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट कम होगी तो आपके इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ज़्यादा होगी। ये जो फिलिप्स कर्व है, ये जो रिलेशनशिप है, ये स्टैगफ्लेशन के केस में भी वैलिड नहीं होता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। अगर बहुत सिंपल तौर पे बोलें तो एक ऐसा सिनेरियो जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है, जब आपके इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो इनवर्स रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं फिलिप्स, वो इनवर्स रिलेशनशिप पूरी तरीके से फेल हो जाता है इस स्टैगफ्लेशन वाले सिनेरियो में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत इजी सेशन है, एक बार देखो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स में ढंग से लिखो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।